दोस्तों, राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाग 3 की। ठीक है, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से मौलिक अधिकारों को जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, जिससे आपका बहुत अच्छे से तैयार हो सके, रिवाइज भी हो सके। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे मौलिक अधिकारों की और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में वर्णन किया गया है इसका, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में जाना, उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र के, उसके बाद हम लोगों ने नागरिकता के बारे में जाना। तो जो संविधान निर्माण की सभा थी, संविधान सभा, उन्होंने अब डिसाइड किया कि अब नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार भी होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए, जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक सशक्त कर सके, क्योंकि लोकतंत्र है हमारा भारत। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लिखित संविधान है। तो इसमें दुनिया भर के जितने भी देश हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, उनके भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को लिया गया है, कॉपी किया गया है। तो ऐसे ही मौलिक अधिकार दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अभी आगे मैं जब भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि भारतीय संविधान में किन किन देशों के संविधान से क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये जानिए कि मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, जैसा कि मैंने बता दिया ऊपर ही। ठीक है, इसके बाद भारत में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। जब शुरू में संविधान हमारा बन रहा था तब हमारे भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार, 7 फंडामेंटल राइट्स को दिया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया, तो टोटल करेंट टाइम पर 6 मौलिक अधिकार हम लोग के पास हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में। तो 44वां जब संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ एक संविधान में, तो जो कि हुआ 1978 में, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 के का में रखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 300 का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली लाइन वही है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के का में के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकार वो होते हैं, मौलिक अधिकार सीधा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो मतलब बेसिक राइट्स, मतलब क्या ऐसा राइट हो जो कि नागरिकों को मिलना ही चाहिए, उनके अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। तो अगर संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार होता तो आप लोग सोचिए कि ऐसा भी होता कि प्रत्येक नागरिक को इतनी निश्चित संपत्ति मिलनी ही चाहिए। मतलब अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसको एक निश्चित संपत्ति मिलती ही मिलती। तो ये बात गलत थी भाई, जो मेहनत करेगा, जो कमाएगा, उसके पास संपत्ति आएगी और वो संपत्ति अपनी बढ़ाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास संपत्ति हो, क्योंकि संपत्ति का होना या ना होना उसके या फिर उसके पूर्वजों द्वारा की गई मेहनत पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों 1978 में एक संविधान संशोधन किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, लाया गया, जो कि 44वां संविधान संशोधन था। और उसमें ये था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया जाए और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया जाए, यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया जाए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से उसे हटा दिया गया, तो अब इसे जोड़ दिया गया अनुच्छेद 300 के का के तहत। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और तो फिर अब कितना बचा? अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अब इन 6 के 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा कि भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून या विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए। मतलब कानून सभी के लिए समान है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खास पर्सन के लिए कानून दूसरा हो या फिर किसी आम व्यक्ति के लिए कानून दूसरा हो। ठीक है, अगर कोई भी कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, अगर वो
भारत में है, भारत का नागरिक है, तो फिर उस पर समान रूप से कानून कार्य करेगा। ठीक है, सभी को न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। नेक्स्ट है धर्म, मूल, वंश, नस्ल, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। बहुत ही क्लियर लाइन है दोस्तों, धर्म, मूल, वंश, नस्ल, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ, भारतीय व्यक्ति के साथ धर्म की या फिर मूल की या फिर उसके वंश की या फिर नस्ल, लिंग या फिर उसके जन्मस्थान से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चूंकि दोस्तों ये भेदभाव की प्रक्रिया बहुत पुराने ज़माने से चलती चली आ रही थी। ठीक है, धर्म हो या फिर मूल हो, वंश हो, नस्ल हो, इन सभी के रूप में। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो इन लोग का यही था संविधान सभा का कि ये भेदभाव को हटाया जाए, तभी हमारा भारत लोकतांत्रिक बनेगा। ठीक है, सभी को समानता मिल पाएगी, सभी नागरिक जी पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र बनाना था, राजतंत्र तो बनाना नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव का निषेध किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16, तो अवसर की समानता। अब ये अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता का मतलब यही है दोस्तों कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएं। कोई भी व्यक्ति हो उसको अवसर मिलनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उच्च वर्ग का है तो फिर उसे ज़्यादा अवसर दिए जाएं, कोई निम्न वर्ग का है तो उसको अवसर ही ना दिया जाए। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। इसमें है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का निषेध। तो आप सभी को पता होगा जिस टाइम पर ये दोस्तों हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर छुआछूत भी बहुत हुआ करती थी। ठीक है, तो अभी भी गाँव में, कुछ गाँव में अभी ऐसा है जहाँ पर ये छुआछूत चलती है। तो इसका निषेध, इसका अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 में ये वर्णन किया गया है कि छुआछूत का, अस्पृश्यता का भी निषेध होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18। ये कहता है दोस्तों उपाधियों का निषेध होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। पहले क्या होता था, पहले जो राजा महाराजा होते थे, पुरोहित होते थे, चौधरी लोग होते थे, वो लोग अपने नाम के आगे उपाधियां लगाया करते थे। तो इस वजह से ये कहा गया इसमें कि उपाधियों का निषेध होगा। इससे जो समाज है वो हमारा वर्गों में बंट जाया करता था उपाधियां लगाने से। तो इसी को पहले हटाया गया कि पहले उपाधियों का निषेध किया जाएगा, जिससे समाज में, समाज का डेकोरम ना बिगड़े, किसी को ऐसा ना लगे कि ये उच्च वर्ग के हैं या फिर ये निम्न वर्ग के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी समानता की गई, तो उपाधियों का निषेध किया गया। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है दोस्तों कि उपाधियां केवल 2 ही लोग को देने का अधिकार है। एक तो भारत का राष्ट्रपति देगा उपाधियां, दूसरा देगा हमारा सेना। इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये दूसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, इसी के तहत आता है हमारा मीडिया यानी प्रेस। तो ये नोट में मैंने लिखा भी है, अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी में ही प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यानी प्रेस का स्वतंत्रता निहित है। ठीक है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में ही ये निहित है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। अब ये क्या है? अपराध के दोष सिद्ध होने के विषय में संरक्षण। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध का आरोप लगता है, किसी भी व्यक्ति हो चाहे वो जो हो, अगर उसके ऊपर कोई अपराध करने का आरोप लगता है तो जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ऐसा कहा गया है आर्टिकल 20 में। ठीक है, अपराध के दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण की। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति हो उसे जीने की आज़ादी है, उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र हैं। ठीक है, नोट पॉइंट भी देख लीजिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में ही 21 का जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का भी मौलिक अधिकार है।
ये अनुच्छेद जोड़ा गया दोस्तों 21 का कब जोड़ा गया? 2002 में, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन में 86th अमेंडमेंट में दोस्तों 2002 में जो कि हुआ, अनुच्छेद 21 में ही अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि भारत का प्रत्येक बच्चा जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बीच में है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का भी एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्टिकल 22। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि गिरफ्तार होने पर FIR लिखे जाने से 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेशी की जाए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई आरोपी है, अगर वो गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसको 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेशी की जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको 2 दिन 3 दिन तक बैठाया नहीं जेल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, ठीक है। उसको प्रत्यक्ष लाया जाना चाहिए, सामने लाया जाना चाहिए, किसके? न्यायालय के, ठीक है, वो भी 24 घंटों के अंदर। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दोस्तों तीसरा भारतीय मौलिक अधिकार है हम लोग के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 23 से 24 में, ठीक है। अनुच्छेद 23 ये कहता है दोस्तों कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध किया जाना चाहिए, ठीक है। मानव का दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का क्या मतलब है? दुर्व्यापार यानी कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, गाँव में जनरली देखा जाता है, तो वहाँ के लोगों को उठा लिया जाता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में डाल दिया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है उनको विदेशों में भी बेच दिया जाता है। तो मानव का व्यापार होता है जो कि दुर्व्यापार है, ठीक है। और उनके साथ बलात् श्रम कराया जाता है, यानी कि उनको ज़बरदस्ती मेहनत कराई जाती है। बलात् का मतलब होता है ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती उनसे मेहनत कराई जाती है, मजदूरी कराई जाती है। तो इसका भी निषेध किया गया है हमारे भारत के मौलिक अधिकारों में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आर्टिकल, इसको याद रखिएगा। बाल श्रम का निषेध यानी कि अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि जो बच्चे नाबालिग होंगे तो उनसे श्रम ना कराया जाए, यानी उनसे मेहनत ना कराई जाए, उनसे मजदूरी ना कराई जाए। तो बाल श्रम का निषेध का वर्णन किया गया है आर्टिकल 24 में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद नंबर है दोस्तों चौथे मौलिक अधिकार की, 4th फंडामेंटल राइट्स की, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन दोस्तों किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में। इसमें 25 की बात करें तो इसमें कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को आज़ादी है कि वो अपना भगवान किसे चुने। यानी अगर कोई क्रिश्चियन है तो फिर वो अपने क्रिश्चियन भगवान को वो मान सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपने अल्लाह को माने, या फिर अगर कोई हिंदू धर्म का है तो फिर वो अपने भगवान को माने। यानी किसी भी व्यक्ति पर कोई बाउंडेशन नहीं, पूरी आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का अंतःकरण कर सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में कहा गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन यानी कि जैसे कि कोई फंक्शन होता है, धार्मिक फंक्शन हुआ, तो उसका प्रबंधन करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। बशर्ते ये ध्यान में रखा जाए कि आपके मैनेजमेंट करने से, प्रबंधन करने से धार्मिक मामलों में किसी दूसरे को कोई क्षति ना पहुँचे, किसी दूसरे को कोई आहत ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे। नेक्स्ट है आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27। इसमें कहा गया है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। यानी कोई भी धार्मिक फंक्शन होता है तो उसमें जितना भी व्यय होगा उसके एक निश्चित राशि पर, यानी एक लिमिट तक अगर खर्च किया जाता है तो उस पर कर की अदायगी से छूट होगा, यानी कि उस पर टैक्स नहीं दिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो निश्चित धन पर, लेकिन ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि चाहे जितना भी आप लोग खर्च करो, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई धार्मिक व्यय होता है, धार्मिक फंक्शन होता है तो उस पर एक निश्चित राशि तक कर पर छूट होगी। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ये बिल्कुल इजी है कि अगर कोई शिक्षण संस्थान है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसमें धार्मिक शिक्षा अगर कोई व्यक्ति नहीं लेना चाहता है तो उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है। धार्मिक शिक्षा ले या फिर ना ले, वो ये उसकी आज़ादी है, उसकी मर्जी है। नेक्स्ट है 5वां दोस्तों मौलिक अधिकार है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये दोस्तों अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के बारे में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का है यानी माइनॉरिटी कैटेगरी का है तो उसके भी हितों का ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, उनके भी हितों को ध्यान में रखा जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के, माइनॉरिटी कैटेगरीज की, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अनुच्छेद 30 में दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आता है सबसे मेन इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से भी जाना जाता है और इसी संविधान को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा की भी संज्ञा दी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अब ये संविधान क्या है? इस अधिकार के तहत नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको पाने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो ये तो था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, देखते हैं हम लोग कितना सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को, मौलिक अधिकारों को दोस्तों नागरिकों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। नागरिकों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को, भाग 3 को। नेक्स्ट है मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या क्या थी? तो जब हमारा संविधान बना तब मूल अधिकारों की संख्या थी दोस्तों 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 1978 में, तब संपत्ति के आधार को हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि गया अनुच्छेद 300 के का में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण दोस्तों होता है, संरक्षक होता है न्यायपालिका, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे न्यायपालिका में, ठीक है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है अनुच्छेद 32 को, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 26 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये शाब्दिक अर्थ है दोस्तों परमादेश, हम आदेश देते हैं का शाब्दिक अर्थ है परमादेश, ठीक है। नेक्स्ट है मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया था? तो मूल संविधान जो था उसमें अनुच्छेद 19 के च में किया गया था। किसमें? अनुच्छेद 19 के च में, यानी कि आर्टिकल 19 के एफ में किया गया था। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, आर्टिकल 19 के एफ में किया गया था संपत्ति का अधिकार का वर्णन, लेकिन बाद में ये हटा दिया गया। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार बना दिया गया? तो इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। विधि मतलब कानून ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है कौन सा अभिलेख किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा अभिलेख जारी किया जाता है सरकारी पद को बचाने के लिए? अधिकार परीक्षा का, ठीक है। किसका? अधिकार परीक्षा का। परमादेश नहीं दे सकता है, प्रतिषेध नहीं कर सकता है, उत्प्रेषण नहीं कर सकता है, अधिकार परीक्षा है, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक चलता है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग का सारा आंसर करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर की जाती है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब उसे बंदी बनाया जाता है यानी कि गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकता है कि उसे जल्द से जल्द
उसके खिलाफ सबूत होते हैं उनको दायर किया जाए, न्यायालय के सामने पेश किए जाएं और उनके गुनाह को साबित किया जाए अगर वो गुनहगार है तो, अन्यथा उसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत, इसके उन्मूलन का उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 17 में। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300 के क में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किस प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो 25 से 28 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। और बाकी की बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट है बाल श्रम प्रतिषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बाल श्रम के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 24 में। किसमें? अनुच्छेद 24 में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार प्रदान किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था सन 2002 में, उसमें ये कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है? ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से जाना, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से जाना। उसके बाद हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आई थिंक आपको अब मौलिक अधिकारों से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।